नमस्कार बच्चों, आज अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज अपना जो टॉपिक है वो है कार्बन और उसके यौगिक। मुख्य जो अपना जो भाग इसका है वह कार्बन व उसके यौगिक। कार्बन के बारे में और उससे बनने वाले जो यौगिक हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पढ़ेंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन जो प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में, चाहे आपका सजीव पदार्थ हो या निर्जीव पदार्थ हो, सभी पदार्थों में कार्बन किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से पाया जाता है। कार्बन के बारे में सबसे पहले 1815 में बर्जनियस नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और उस सिद्धांत में उसने बताया कि जो पदार्थ हैं, सजीव पदार्थ हैं, उन सजीव पदार्थों में कार्बन है वो पाया जाता है। लेकिन इस बात का खंडन 1828 ईस्वी में वेहलर नाम का एक वैज्ञानिक आया। उसने सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण करके ये बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ है वह सजीव पदार्थों के साथ साथ निर्जीव पदार्थों में भी पाया जाता है। इसने जो यूरिया का निर्माण किया, इसमें बताया कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम सायोनेट, यदि इन दोनों की क्रिया करवाई जाए तो उससे आपका क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। यानी अमोनियम सायोनेट, अमोनियम सल्फेट NH4 SO4 प्लस पोटेशियम सायोनेट KCNO, इनकी जब क्रिया करवाई तो क्रिया करवाकर उसने जो पदार्थ निर्मित किया, वो जो पदार्थ था वह पदार्थ यूरिया का पदार्थ था। तो यहाँ पर वेहलर ने जो बर्जनियस का 1815 ईस्वी में दिया गया जो जैव सिद्धांत था कार्बनिक पदार्थों का, उसका खंडन किया और बताया कि जो निर्जीव पदार्थ हैं उन निर्जीव पदार्थों से भी जो कार्बन पदार्थ है उसका निर्माण किया जा सकता है। अपने इस पूरे चैप्टर में जो मुख्य बात रहेगी वो कार्बन की विशेषताओं से संबंधित है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता देखते हैं कि कार्बन की क्या विशेषता होती है। कार्बन का सबसे पहले जो प्रतीक है वह C होता है। कार्बन का प्रतीक C होता है। यदि इसका परमाणु क्रमांक देखें तो परमाणु क्रमांक इसका 6 आता है और इसका परमाणु भार वो आता है 12। मतलब कि जो कार्बन है उसमें प्रोटॉन की जो संख्या है वो भी आपकी 6 होगी, न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो भी 6 होगी। तो इसका कुल जो द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, P प्लस N का टोटल योग यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का योग। तो कार्बन का जो परमाणु भार है वह कितना आएगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट के रूप में। साथ ही जो कार्बन है इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो भी 6 होगी। तो कार्बन प्रतीक इसका क्या हो गया, C, परमाणु क्रमांक इसका 6, परमाणु भार इसका 12, प्रोटॉन संख्या 6, न्यूट्रॉन संख्या 6 और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 6 होती है। साथ ही में इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका एक तो आता है 2 और 4, यानी परमाणु का जो पहली कक्षा है उस कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दूसरी जो कक्षा है
और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इन कक्षाओं का आपने नाम दिया था, पहली कक्षा को K, दूसरे को L, तीसरे को M। तो यूँ कह सकते हैं कि कार्बन की जो K कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और L जो कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं। दूसरा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जो प्रदर्शित करते हैं वो है 1s2 2s2 2p2, यानी पहला जो कोष है उसके s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो इसका कोष है उस कोष के s उपकोष में 2 और p में कितने 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आपको पता होगा कि जो भी परमाणु की संरचना है उस संरचना में परमाणु का नाभिक के चारों ओर इसके हैं आपके कक्ष। इन कक्षों का नाम क्या रखते हैं, K, L, M और आगे K, L, M, N, अब तक जो लगभग N तक हैं तो इसमें लगभग आ जाते हैं। इससे आगे भी और कोष आपके उपस्थित हैं। K बराबर यहाँ पर क्या होता है आपका 1 होता है, L बराबर 2 होता है, M बराबर 3 और N बराबर 4 होता है। तो ये जो 1, 2, 3, 4 है इनको अपनी किस रूप में जाना था, मुख्य क्वांटम संख्या के रूप में, मुख्य क्वांटम संख्या के रूप में जाना था। उसी प्रकार से ये जो आपके कोष हैं या जो कक्षाएं हैं इन कक्षाओं में आपके उपकोष उपस्थित रहते हैं, या जिसको यूं कहें कि दिगंशीय क्वांटम संख्याएं इसकी उपस्थित हैं। तो ये जो पहला जो कोष है इसमें केवल S होता है, दूसरे में S और P होता है, तीसरे में SP, D और चौथे में S, P, D और F उपकोष उपस्थित होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि S जो उपकोष है उसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनकी संख्या होती है 2, P में होती है 6, F में होती है D में होती है 10 और F में होती है 14। ये कुल इनके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस आधार पर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन जो लिखेंगे वो 1s2 2s2 2p2 के रूप में रखा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 के रूप में पाया जाता है। अब बात आती है कि कार्बन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं की यदि अपन बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि जो कार्बन है, कार्बन एक चतुष्फलकीय संरचना वाला यौगिक है। और जो चतुष्फलकीय संरचना होती है वो चतुष्फलकीय संरचनाएं यहाँ पर समचतुष्फली के रूप में पाई जाती हैं। कहने का मतलब कि एक जो कार्बन, इस कार्बन में इसकी जो कुल संयोजकता जो होती है वो होती है 4। कार्बन की कुल संयोजकता 4 होती है और चारों जो संयोजकताएं होती हैं वो चारों संयोजकताएं समचतुष्फलक के रूप में होती है। समचतुष्फलक का रूप मतलब कि इसके बीच और इस संयोजकता के बीच जो बंध होता है उस बंध का मान 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होता है। ये भी इतना ही होता है, ये मान इतना भी, ये मान भी इतना ही। यानी चारों संयोजकताएं एक समान बंध के साथ समचतुष्फलक के रूप में जुड़ी रहती हैं और जो बंध कोण है उसका मान कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होता है। इसके अलावा कि जो कार्बन है उस कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है।
श्रृंखलन की प्रवृत्ति का मतलब है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या अन्य जो दूसरे तत्व हैं उन तत्वों के साथ जुड़ करके एक लंबी संरचना का निर्माण कर लेता है। जैसे एक कार्बन दूसरा कार्बन जुड़ गया, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस प्रकार से। या तो कार्बन दूसरे अन्य तत्वों के साथ भी जुड़ सकता है, मुख्य रूप से जैसे आपका सल्फर का है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, ये जो तत्व हैं उनके साथ भी जुड़कर कार्बन लंबी श्रृंखला बना लेता है। तो कहने का मतलब कि कार्बन में किसकी प्रकृति होगी? श्रृंखलन की प्रकृति होगी, यानी एक कार्बन दूसरे से तीसरे से जुड़ करके लंबी संरचना का निर्माण कर लेता है। ये कार्बन की दूसरी विशेषता अपन बता सकते हैं। इसके अलावा कार्बन जो है वो आपका सिग्मा बंध भी बनाता है और पाई बंध भी बनाता है। दोनों प्रकार के बंधों का निर्माण करेगा, यहाँ पर सिग्मा बंध भी करेगा और दूसरा पाई बंध का निर्माण भी करेगा। अब ये दोनों बंध बनाता है, इसका कारण ये है कि कार्बन का जो आकार है वह आकार काफी छोटा होता है और इस छोटे आकार के कारण ये सिग्मा बंध और पाई बंधों का निर्माण कर लेता है। इसके अलावा और अपन देखें तो जो कार्बन है, कार्बन एक तत्व से दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है तो जुड़ करके ये जो बंध बनाएगा, ये बंध आपका एकल बंध भी हो सकता है, बंध द्विबंध भी हो सकता है और आपका त्रिबंध भी हो सकता है। कहने का मतलब कि एक कार्बन दूसरे तत्वों के साथ, एक कार्बन दूसरे तत्व के साथ एकल बंध के द्वारा जुड़ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ले लें, मेथेन ले लें। मेथेन है तो मेथेन संरचना में ये जो चारों संयोजकताएं हैं वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बंध से जुड़ी हुई है। तो कह सकते हैं कि कार्बन किस प्रकार का बंध बना सकता है? एकल बंध बना सकता है, यानी चारों बंध आप किस प्रकार के हो सकते हैं? एकल बंध के रूप में हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो कार्बन दूसरे तत्वों से जुड़ रहा है वो आपका एकल बॉन्ड भी बना सकता है और डबल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, HCO, फॉर्मेल्डिहाइड का जब बनाएगा तो उसमें आपका क्या आएगा? एक तो डबल बॉन्ड आएगा और दो इसमें क्या आ जाएंगे? आपके सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, यानी C डबल बॉन्ड O और साथ में H और ये H। तो ये जो संरचना किसकी है? फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना है। तो इसमें कार्बन ने एक तो क्या बनाया है? द्विबंध बनाया है और दो क्या बनाए हैं? एकल बंधों का निर्माण किया है। द्विबंध आपका जहां भी बनेगा उसमें याद रखना कि एक तो आपका कौन सा होगा? पाई बंध का होगा और एक कौन सा होगा? सिग्मा बंध का होगा। तीसरी कंडीशन कि जो आपका कार्बन है वो कार्बन एक तो आपका क्या बना सकता है? सिंगल बंध बना सकता है और एक आपका ट्रिपल बंध का भी निर्माण कर सकता है। जैसे HCN, तो यहां पर एक तो कार्बन एकल बंध के रूप में रहेगा और एक किस रूप में रहेगा? ट्रिपल बंध के रूप में रहेगा। यानी संरचना इसकी क्या हो जाएगी? H सिंगल बॉन्ड C, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ लेगा? ये N के साथ जुड़ जाएगा। चौथी कंडीशन यहां पर आपकी बन सकती है कि कार्बन जो है वो दूसरे तत्वों के साथ दो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बन चारों संयोजकता कैसे पूर्ण कर सकता है? एकल बंध के रूप में, वो आपका डबल बॉन्ड और एकल बंध के रूप में पूर्ण कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड और एकल बंध के रूप में पूर्ण कर सकता है। साथ ही जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड के द्वारा अपनी चारों संयोजकताओं को पूर्ण कर सकता है।
अब यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण बात आपको पढ़नी है वो ये कि कार्बन जो भी है, कार्बन जो है उसकी संयोजकता अपन ने बताई है 4। संयोजकता कितनी बताई अपन ने? इसकी 4 संयोजकता बताई है। तो इसकी जो 4 संयोजकता जो है, क्या वो धनात्मक होगी, क्या वो ऋणात्मक होगी? इस बात पर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे कार्बन आपका है तो इसमें आपने देखा कि 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, या यूँ कहें कि 1s2 2s2 2p2 के रूप में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब कार्बन संयोजकता 4 करेगा तो यहाँ पर क्या कर सकता है? धनात्मक कर सकता है या वो ऋणात्मक कर सकता है। अब धनात्मक करेगा तो क्या होगा, संयोजकता ऋणात्मक करेगा तो क्या होगा? तो जैसे परमाणु संरचना इसकी देखें तो इसका नाभिक और इसके कक्ष, पहले जो कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि इसका जो नाभिक है उस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें कितनी है? 6 है। पहले जो चर्चा मैं कर रहा हूं कि कार्बन क्या करे? प्लस की 4 संयोजकता, तो क्या होगा? संयोजकता जब भी आपकी धनात्मक और ऋणात्मक होती है तो कब होती है? धनात्मक कब होगी? जब कोई भी परमाणु या एटम अपने आउटर सेल से जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो जब वो त्याग करेगा तो उस समय उसकी जो संयोजकता होती है वो किस प्रकार की होगी? आपकी धनात्मक होगी। कि किसी भी एटम की धनात्मक संयोजकता कब होगी? कि जब वो अपने आउटर सेल, जो बाह्य सेल है, उस बाह्य सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन कहते क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी जो बाह्य, यूं समझें कि किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम जो कोष होता है वो कहलाता है संयोजी कोष। क्या कहते हैं इसको? संयोजी कोष कहते हैं। और संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और बंध बनाने के लिए, यूं समझिए कि बंध बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं वो उसके क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहां पर अपन बात करें किसकी? कार्बन की। कि आउटर सेल जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं और जब ये कार्बन प्लस की 4 संयोजकता प्रदर्शित करेगा तो इन 4 इलेक्ट्रॉन का वो क्या कर देता है? त्याग कर देता है। तो जब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए तो उसका जो बाह्य सेल है, आउटर जो सेल है, वो पूर्ण रूप से क्या हो गया? आपका समाप्त हो गया। अब उसके पास आउटर सेल जो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब देखिए इसका जो नाभिक था उस नाभिक में प्रोटॉन तो कितने हैं? 6 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि परमाणु मुख्य रूप से क्या होगा? उदासीन होगा। कि जितने उसमें प्रोटॉन है उतने उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर जब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए थे पहले, अब जब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो 6 प्रोटॉन हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को बांध रखे। तो ऐसी जो स्थिति है वह संभव नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक जो आवेश है उसका मान क्या हो गया? काफी कम हो गया और धनात्मक जो चार्ज है वो काफी बढ़ गया और इस नाभिक का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि जो कार्बन है वह प्लस की 4 संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता।
अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। दूसरी बात अपने कही कि कार्बन क्या ऋणात्मक संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। तो कोई भी परमाणु ऋणात्मक संयोजकता कब प्रदर्शित करेगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन को ले। तो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो किस संयोजकता कैसी होगी, उसकी ऋणात्मक संयोजकता होगी। तो क्या कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऋणात्मक संयोजकता प्रदर्शित करेगा? देखिए संरचना बनाते हैं इसकी वापस। ये इसका नाभिक, प्रथम कोष, ये कार्बन का द्वितीय कोष। यहां पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अपन ने कहा कि कार्बन ऋणात्मक संयोजकता प्रदर्शित करेगा। ऋणात्मक संयोजकता, तो ऋणात्मक संयोजकता के लिए वो क्या करेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है वो? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस L जो कोष है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये क्रम तो आपको याद होगा कि 2n² के रूप में, कि पहला जो कोष है उसमें कितना आता है? 2 इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पर n का मान कितना होगा? पहले कोष के लिए 1 होगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। और जब n का मान दूसरे कोष के लिए 2 होगा तो उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर जो 8 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन भाइतम कोष में पूर्ण करने के लिए ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब 4 जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें देखिए क्या होगा कि पहले यहाँ पर जो प्रोटॉन संख्या 6 थी, वो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बंधे हुए थी। अब इसके पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ गए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है वो तो बढ़ गया और प्रोटॉन घनत्व क्या हो गया? कम हो गया, जिसकी वजह से ये जो प्रोटॉन है वो इन इलेक्ट्रॉनों पर अपना जो आकर्षण है, अपना जो प्रभाव है वो नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के परमाणु की संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि कार्बन न तो धनात्मक संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है 4 और न ही ऋणात्मक 4 संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या करेगा? ये सहसंयोजी बंध बनाएगा दूसरे तत्वों के साथ, और सहसंयोजी बंध बना करके अपनी जो संयोजकता है उसको पूर्ण करेगा, अपने कोष को पूर्ण करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है। और ये भी मैंने आपको बताया कि चारों जो संयोजकता होती हैं वो किस प्रकार की होगी? समचतुष्फलकीय संरचना होगी। और समचतुष्फलकीय संरचना जो बनती है वो किस प्रकार से बनती है? देखो, यानी समचतुष्फलकीय संरचना क्या होगी? आपको अभी कहा, जैसे मेथेन का एग्जांपल ले लेते हैं। मेथेन है यानी CH4 है, तो इसके 4 संयोजकताएं, मतलब समचतुष्फलकीय संरचना कैसे बनती है? तो उसमें क्या होगा कि कार्बन के जो यहां पर देखो इस संयोजकता के साथ जब जोड़ेंगे इनको, तो जोड़ने पर क्या बनते हैं? 4 आपके त्रिभुज बनते हैं। और वो 4 त्रिभुजों में 3 त्रिभुजों को मिला देते हैं तो चौथे त्रिभुज की आकृति यहां पर बन जाती है। तो उस समय वो संरचना क्या कहलाएगी? आपकी समचतुष्फलकीय संरचना कहलाती है। ये संरचना, और ये यहां पर कोण कितना बताया था? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाया था, यह बताया था आपको। तो ये तो हो गई कार्बन की विशेषताएं। अब अगला जो अपना बिंदु आता है वह है कार्बन से बनने वाले जो यौगिक हैं वो किस प्रकार से बंध बनाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने देखा कि जो मेथेन है, मेथेन कैसे बना, यानी सूत्र अपने CH4 ले लिया कि CH4 की जो संरचना बनी है वो संरचना कैसे बनी है।
तो इस संरचना को बनाने के लिए आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पढ़नी है, या यूं कहें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़नी है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से बनती है वो देखिए। आपने यहां पर यौगिक कौन सा लिया है? मेथेन का लिया है। तो इस मेथेन संरचना में जब भी कोई आप संरचना बनाओ तो उसमें हाइड्रोजन जो होगा वो केंद्रीय परमाणु में होकर के उस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित रहता है, या यूं कहें कि जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है वो सेंटर में रहेगा और कम विद्युत ऋणी तत्व है बाहर रहेगा। तो जैसे आपका ये कार्बन है, अब कार्बन के जो आउटर सेल था उस आउटर सेल के आपके इलेक्ट्रॉन लेने हैं, या यूं कहें कि इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन लेने हैं। इलेक्ट्रॉन व्यास क्या लिखा था अपने कार्बन का? 2,4, या यूं कहें 1s2 2s2 2p2 लिखा था। तो आउटर सेल आपका ये है। इस आउटर सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2s के और 2 किसके हैं? p के, कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आउटर सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों को तत्व के इसके चारों ओर व्यवस्थित करना है। चारों ओर व्यवस्थित करने के लिए इसका स्थान जो है वो निर्धारित किया गया है। वो किस प्रकार से कि इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन यहां रखेंगे, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, यानी कुल यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं उनकी संख्या होती है 8 होती है, यानी कुल 8 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर व्यवस्थित कर सकते हैं। उसमें पहले अपन एकांतर क्रम में बढ़ेंगे। एकांतर क्रम में इलेक्ट्रॉन यहां आने के बाद ये किस रूप में आएंगे? आपके युग्मन के रूप में यहां पर आएंगे, पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन यहां पर रखे जाएंगे। तो कार्बन जो है उसके आउटर सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? आपके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इन चारों इलेक्ट्रॉन को इसके अंतरिक्ष संरचना में व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे आपका 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। संरचना अपन को किसकी बनानी है? CH4 की। तो 4 हाइड्रोजन है वो इसके चारों ओर व्यवस्थित हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s1 होता है। तो 4 जो हाइड्रोजन है वो कहां पर आएंगे? पहला हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? s में केवल आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या आ गया? 1, ये इसका, ये संरचना, यानी आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपन ने इस अंतरिक्ष संरचना में व्यवस्थित कर दिया। अब क्या करना है? कार्बन बंद बनाएगा। बंद क्यों बनाएगा? क्योंकि आउटर सेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कुल मिलाकर वो अपने अष्टक, या यूं कहें कि भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करेगा? वो 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, तब उसका स्थायित्व होगा। हाइड्रोजन उसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इस कार्बन के साथ बंद बनाएगा। अब जब ये बंद बनाएगा तो साझेदारी करेंगे इलेक्ट्रॉन की। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा तो क्या बनेगा? ये एक कार्बन बन जाएगा। यहां पर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। यहां पर देखिए कार्बन ने अपनी हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाया, हाइड्रोजन ने इसके साथ बनाया, तो क्या हो गया? हाइड्रोजन के जो आउटर सेल था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 1s2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक तो अपना था और एक किसका ले लिया उसने? कार्बन का ले लिया। तो हाइड्रोजन का आउटर सेल कंप्लीट हो गया। अब कार्बन क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन साझे में दिया है वो साझे से इसके साथ वापस अपना बंध बनाएगा। तो अब कार्बन के पास देखो कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका अष्टक या जो आउटर सेल वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इस प्रकार ये जो संरचना बनती है वो संरचना कौन सी कहलाएगी? इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाएगी।
यानी किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसको दर्शाने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए या ध्यान होना चाहिए कि उसकी संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उनको उसके चारों ओर अंतरिक्ष संरचना में व्यवस्थित कर देते हैं और उसके पश्चात उसका जो अष्टक है उसको कंप्लीट करते हैं। अगली जो संरचना है वो पढ़ते हैं एथेन की। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो किसकी पढ़ रहे हैं? एथेन की। सूत्र इसका क्या होता है? C2H6 होता है। कि ये जो संरचना है वो किस प्रकार से बनती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती है। यहाँ पर कार्बन के कितने परमाणु हैं? आपके 2 परमाणु हैं, तो एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। अभी आपको बताया कि कार्बन इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? 1s2 2s2 2p2 होता है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके, या संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 4 इलेक्ट्रॉन है। इन चारों इलेक्ट्रॉनों को इस अंतरिक्ष संरचना में व्यवस्थित कर दो। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर दिए। अब रह गया क्या आपका? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो आपका 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 हाइड्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। इनको प्रदर्शित कर दो यहाँ पर, ये। अब क्या करना है? अब इनका जो अष्टक है वो पूर्ण करना है, या अब जो भाइतम कोष इसका है उसको कंप्लीट करना है। तो ये हाइड्रोजन अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है? ये 1। अपने कोष को पूर्ण करने के लिए इसको कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इसके साथ साझेदारी करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ। इस प्रकार से इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी इस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? साझेदारी कर लेते हैं। अब देखिए ये जो कार्बन है इसकी चर्चा करता है। अब इस कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब भी इसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करेगा? इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करता है? साझेदारी करता है या बंध बनाता है और अपने जो ऑक्टेट है या अष्टक है उसको कंप्लीट ये कर लेता है। इसी प्रकार से ये कार्बन भी, इसके पास भी अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और 8वां जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की साझेदारी के साथ बंध बना करके पूर्ण करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो बनी है वो संरचना किसकी हो गई है? एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। इस प्रकार से अपन इनकी संरचना को बना सकते हैं। बाकी और तत्व यदि आप लें तो उनकी संरचना को भी बनाया जा सकता है। जैसे अगला है प्रोपेन। प्रोपेन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो आपका आज का होमवर्क का है। होमवर्क के रूप में आप इसको बना के लाओगे। अगली जो संरचना आपको बता रहा हूं वो है एथेन की, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है और हो सकता है कि इस बार भी आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। एथीन, तो सबसे पहले तो इसका सूत्र है वो आपको ध्यान होना चाहिए कि सूत्र क्या होगा? C2H4 होगा। मतलब कि यहाँ पर कितने कार्बन होंगे? आपके 2 कार्बन होंगे। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 4 हाइड्रोजन की संख्या होगी, जिनमें से 2 आपके इस कार्बन के साथ संयुक्त होंगे, 2 इस कार्बन के साथ संयुक्त होंगे। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एथीन जब भी बनता है तो उसमें कौन सा बंध आता है? आपका कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध आता है। तो द्विबंध आने के लिए आपको जो कार्बन की संरचना है
उसको व्यवस्थित करना है। और आउटर सेल के इसके आपको बताए थे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विन्यास क्या बताया था कि 1s2 2s2 2p2 हैं। तो इस कार्बन के ये आपके आउटर सेल के 4 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार से इस कार्बन के भी आउटर सेल के कितने इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर दिए। हाइड्रोजन है 2 इस कार्बन के साथ और 2 इस कार्बन के साथ संयुक्त होंगे। तो ये हाइड्रोजन एक एक अपन यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में। अब हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है, कार्बन को अपना अष्टक पूरा करना है। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। अब कार्बन के पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर कार्बन को अपने अष्टक या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, वो इस कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी साझेदारी करेगा इस प्रकार से। ऐसे ही ये जो कार्बन है वो भी क्या करेगा, इस कार्बन के 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको लेकर के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों बना, कि जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, और यदि 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो ये डबल बॉन्ड, ये आपका हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से अपने क्या सीखा कि जो कार्बन है उस कार्बन दूसरे तत्वों के साथ जो बंध बना रहा है वो बंध बनाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से बनती है। तो आज जो अपने पढ़ा है उसमें आपका जो होमवर्क रहेगा वो एक तो ये है कि जो कार्बन अपने पढ़ा है, कार्बन की विशेषताएं हैं वो एक एक करके आपको नोट करके लानी है। दूसरी अभी एक जो आपको दिया कि जो प्रोपेन है, प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। इसी प्रकार से अगला जो है वह प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये जो संरचना है वो आपको बनानी है, अपने रफ कॉपी में बनाइए, अपने एक फेयर कॉपी है उसमें इसको नोट कीजिए, जिससे कि जब भी आप इनको देखो तो आप आराम से इनको देख सको। बाकी जो आगे है अपना पार्ट वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।